बैक टू अवर यूट्यूब चैनल मेडिकल एंड नर्सेस सब। तो आज की क्लास में हम बात करेंगे यहाँ पर मोस्टली क्वेश्चन आपके कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग एंड पीडियाट्रिक के मिक्स्ड क्वेश्चन है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग कि जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। और जो क्लासेस हैं वो अभी कंटिन्यू चलते जा रही हैं, तो यहाँ पर अल्टरनेट बेस के तौर पर आपको जीके जीएसवी जितना स्पेशली आपके नर्सिंग एग्जाम्स के लिए हेल्पफुल है वो यहाँ पे ऐड कर दिया जाता है। तो जिनका भी अपकमिंग टाइम में एनएचएम, जीएमसी, सीएचओ, डीएसएसबी, ओएससी और पब्लिक हेल्थ नर्स के लिए एग्ज़ाम होने वाला है, तो ऑल ओवर सभी के हिसाब से यहाँ पर क्वेश्चन ऐड किए जाते हैं। तो आप लोग क्लास को ज़रूर ज्वाइन कीजिए। एंड ऑफिशियल ऐप से आप चाहें तो पेपर्स को ले सकते हैं। जो भी लोग एनएचएम का पेपर देने वाले हैं, मेडिकल एंड नर्सेस सबके नाम से आपको ऐप अवेलेबल है प्ले स्टोर में। और यदि आपको कोई भी डाउट्स होता है तो मेरे व्हाट्सएप नंबर हर एक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है, तो आप मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो फर्स्ट क्वेश्चन ऐड किया गया है वो है द नर्स इज मॉनिटरिंग अ 15-month-old चाइल्ड फॉर साइन एंड सिम्टम ऑफ इंक्रीज्ड इंट्राक्रैनियल प्रेशर आफ्टर अ क्रेनियोटॉमी। द नर्स प्लान्स टू मॉनिटर फॉर विच अर्ली साइन और सिम्टम ऑफ इंक्रीज्ड आईसीपी इन दिस चिल्ड्रन। तो यहाँ पर एक नर्स है जो 15 महीने के बच्चे को क्या कर रही है, मॉनिटर कर रही है। क्रेनियोटॉमी सर्जरी हुई है, आफ्टर द क्रेनियोटॉमी आईसीपी बढ़ रहा है। तो कौन से साइन है, अर्ली साइन है जो आईसीपी बढ़ने के लिए इंडिकेट करेंगे। दैट मीन्स पता चलेगा कि इंट्राक्रैनियल प्रेशर बढ़ रहा है 15 महीने के बच्चे में। कौन से साइन है जो देखने को मिलेंगे। ऑप्शन में है एनोरेक्सिया एंड वॉमिटिंग, वल्जिंग एंटीरियर फॉन्टेनेल, अल्टर्ड लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस एंड लास्ट वन इज द कंप्लेंट ऑफ फ्रंटल हेडेक। तो बच्चे की एज कितनी है, 15 मंथ है। क्या है, 15 मंथ बच्चे की एज है। तो यहाँ पर जो एज के अकॉर्डिंग आपको ध्यान से देखिए, क्वेश्चन एज के अकॉर्डिंग पूछा है कि आईसीपी के अर्ली साइन क्या हैं, बड़े हुए आईसीपी के अर्ली साइन क्या हैं। तो यहाँ पर आपका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, तो जो एंटीरियर फॉन्टेनेल हैं, जनरली फॉन्टेनेल हैं, एंटीरियर क्या होते हैं यहाँ पर जो बच्चे में आपको 15 महीने के बच्चे में देखने को मिलेगा होगा फॉन्टेनेल। यदि 18 महीने की एज तक के बच्चे में आप ध्यान से देखिए क्वेश्चन, यदि 18 मंथ की एज ग्रुप तक के बच्चे में कहते हैं आईसीपी के अर्ली साइन, तो वो होगा वल्जिंग एंटीरियर फॉन्टेनेल। क्या होगा, वल्जिंग एंटीरियर फॉन्टेनेल। क्यों होगा, क्योंकि जो 18 महीने तक की एज होती है बच्चे की, उसमें जो एंटीरियर फॉन्टेनेल है वो क्लोज नहीं हो पाता। जो पोस्टीरियर फॉन्टेनेल है और ऑक्सीपिटल फॉन्टेनेल है वो जल्दी क्लोज हो जाते हैं, लेकिन जो एंटीरियर फॉन्टेनेल है ये क्लोज होते हैं 18 मंथ की एज में, 12 to 18 मंथ की एज में। तो यहाँ पर आपको क्या मैंने याद रखना है कि यदि 18 महीने तक के बच्चे में पूछते हैं आईसीपी के अर्ली साइन तो होंगे वल्जिंग एंटीरियर फॉन्टेनेल। यदि यहाँ पर बात करें अप टू 18 मंथ, क्या है अप टू 18 मंथ में, तो अर्ली साइन क्या है, वल्जिंग फॉन्टेनेल। लेकिन यदि 18 महीने की एज के बाद बात करते हैं तो अर्ली साइनों का वॉमिटिंग। आपको ये चीज़ अपने माइंड में सेट करके रखना है। यदि 2 साल के बच्चे में कहते हैं कि आईसीपी का अर्ली साइन क्या है, तो वो होगा एनोरेक्सिया एंड वॉमिटिंग। लेकिन यहाँ पर 18 महीने से कम में कहें तो एंटीरियर फॉन्टेनेल बल्जिंग, क्योंकि ये क्लोज नहीं हो पाता 18 महीने तक। और एडल्ट में आता है, यदि यहाँ पर यही चीज़ एडल्ट के लिए कहते कि आईसीपी का अर्ली साइन क्या है, तो वो होगा अल्टर्ड लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस। आई होप आपको तीनों चीज़ें क्लियर हो गई हो। नेक्स्ट वन इज व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फेलियर टू थ्राइव। तो फेलियर टू थ्राइव का मतलब क्या है। ऑप्शन है यहाँ पर चाइल्ड इज अनेबल टू वॉक, चाइल्ड इज अनेबल टू स्पीक, रेट ऑफ वेट गेन इज स्लगिश एंड रेट ऑफ हाइट गेन इज स्लगिश। तो यहाँ पर फेलियर टू थ्राइव का मतलब क्या होगा, तो फेलियर टू थ्राइव का मतलब होगा कि बच्चे की जो वेट है, क्या है, बच्चे का वेट है जो एक ही जगह पे स्टॉप होके रह गया, उसको हम क्या कहेंगे, फेलियर टू थ्राइव। क्या होगा, फेलियर टू थ्राइव। रेट ऑफ वेट गेन इज स्लगिश, दैट मीन्स फेलियर टू थ्राइव। ये टर्म यूज किया जाता है इनएडिक्वेट ग्रोथ और इनएबिलिटी टू मेंटेन द ग्रोथ यूजुअली इन अर्ली चाइल्डहुड, जो कि एक साइन है फेलियर टू थ्राइव। अंडर न्यूट्रिशन, माल न्यूट्रिशन है तो बायोलॉजिकल हो सकता है, साइकोलॉजिकल हो सकता है। तो यहाँ पर यदि आपको एग्जाम में आता है फेलियर टू थ्राइव, तो आपको याद रखना है रेट ऑफ वेट गेन इज स्लगिश। क्या है, रेट ऑफ वेट गेन इज स्लगिश। नेक्स्ट वन इज विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ कॉमन सिम्टम ऑफ ट्यूबरक्लोसिस। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, टीबी का जो मोस्ट कॉमन साइन कौन सा नहीं है।
ऑप्शन में है कफ फॉर 3 वीक्स और मोर, फीवर स्पेशली एट नाइट, और वेट गेन एंड लॉस ऑफ एपेटाइट। तो यहाँ पर जो ट्यूबरक्लोसिस का कॉमन साइन नहीं है वो कौन सा है, तो वो है वेट गेन। ट्यूबरक्लोसिस के पेशेंट आपने हट्टे कट्टे मोटे ताजे नहीं देखे होंगे कभी भी, हमेशा टीबी के पेशेंट होते हैं जो उनका वेट है जो कभी भी गेन नहीं होता है, स्पेशली ये क्या होता है बहुत ही फास्ट तरीके से वेट लॉस होता है। तो यहाँ पर यदि एक क्वेश्चन और आता है कि यदि टीबी का एक जो क्लिनिकल साइन पूछा जाता है तो वो क्या होगा, कफ फॉर मोर देन 3 वीक, क्या है, खांसी का आना कंटिन्यूस 3 वीक से ज़्यादा, फीवर आना स्पेशली एट नाइट में, वेट लॉस होना, एपेटाइट भूख नहीं लगना, एंड यहाँ पर 1 महीने या 3 वीक तक तो क्या रहता है, खांसी रहेगी, फीवर रहेगा, निमोनिया होना बार बार। और एडवांस टीबी के जो साइन है वो नाइट स्वेट, वेट लॉस, फटीग एंड रैसेस। नेक्स्ट एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, मिड डे मील सप्लीमेंट डाइट प्रोवाइड्स फॉलोइंग न्यूट्रिएंट्स। तो मिड डे मील जो प्रोग्राम है, मिड डे मील जो स्कीम है, इसके तहत कितना सप्लीमेंट्स है जो प्रोवाइड करवाया जाता है। ऑप्शन में है 200 किलो कैलोरीज एंड 7 to 10 ग्राम प्रोटीन, 300 कैलोरीज एंड 8 to 12 ग्राम प्रोटीन, 300 कैलोरीज एंड 14 to 16 ग्राम प्रोटीन, एंड 200 कैलोरीज एंड 6 to 8 ग्राम ऑफ प्रोटीन। तो यहाँ पर जो मिड डे मील सप्लीमेंट में जो डाइट प्रोवाइड करवाई जाती है उसमें कितना है जो कैलोरी और प्रोटीन दिया जाता है। जो मिड डे मील स्कीम है, मिड डे मील स्कीम कब आई थी, 1995 में, 1995 में। जो यहाँ पर उस टाइम पर 1995 में जब इसको लॉन्च किया गया था तो प्राइम मिनिस्टर कौन थे, पीवी नरसिम्हा राव। आपको याद रखना एग्जाम में आ सकता है, और ये स्कीम अभी भी एक्टिव है। तो यहाँ पर आपको जो मिड डे मील सप्लीमेंट में डाइट दी जाती है उसमें कितना होता है, 300 कैलोरीज एंड 8 to 12 ग्राम ऑफ प्रोटीन। In this scheme, children 1st to 5th should achieve 100 gram food per student and 3 calories and 8 to 12 ग्राम ऑफ प्रोटीन। तो मिड डे मील स्कीम के तहत 300 कैलोरी दी जाती है और 8 से 12 ग्राम प्रोटीन। और किनको दिया जाता है, जिनकी जो क्लास स्टैंडर्ड 1st ग्रेड से लेके 5th ग्रेड तक के बच्चों को दिया जाता है 100 ग्राम फूड पर स्टूडेंट, जिसमें उनको 300 कैलोरी और 8 से 12 ग्राम प्रोटीन है जो मिल जाता है। नेक्स्ट वन इज, ये क्वेश्चन अभी रिसेंट में एग्जाम में आया हुआ था। क्वेश्चन है, अ नर्स इज टेकिंग केयर ऑफ अ पेशेंट विथ क्लोज्ड चेस्ट ड्रेनेज एंड ऑब्जर्व कांस्टेंट बबलिंग इन द वाटर सील कंपार्टमेंट ड्यूरिंग बोथ इंस्पिरेशन एंड एक्सप्रेशन, व्हाट द नर्स शुड कंक्लूडेड। तो यहाँ पर एज अ नर्स आप पेशेंट की केयर कर रहे हैं, तो जो यहाँ पर चेस्ट ट्यूब ड्रेनेज सिस्टम है, यहाँ पर क्लोज चेस्ट ड्रेनेज है, तो यहाँ पर आपको बबलिंग देखने को मिल रही है वाटर सील कंपार्टमेंट में, चाहे आप एयर इंस्पायर कर रहे हो या फिर एक्सपायर कर रहे हो। तो ये क्या होगा, द सिस्टम इज फंक्शनिंग नॉर्मली, द पेशेंट हैज़ डेवलप्ड न्यूमोथोरेक्स, द चेस्ट ट्यूब इज ऑब्स्ट्रक्टेड, द सिस्टम हैज़ एन एयर लीक। क्वेश्चन एग्जाम में अभी आया था ये रिसेंट में कि यदि बबलिंग साउंड देखने को मिल रहा है, कंटिन्यूस आप बबलिंग देख रहे हैं वाटर सील चैम्बर में, कंपार्टमेंट में, तो ये क्या है, तो ये साइन है कि सिस्टम हैज़ एन एयर लीक। क्या है ये, यहाँ पर जो आप देख रहे हैं, जो यहाँ पर एक मशीन देख रहे हैं आप, तो यहाँ पर यदि बबलिंग साउंड मेनली एग्जाम में आता है, बबलिंग आपको कंटिन्यूसली देखने को मिलती है वाटर सील चैम्बर में स्पेशली, तो क्या होगा, यहाँ पर एयर लीकेज हो रही है। नेक्स्ट वन इज, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन द क्वाड्रिपल स्क्रीनिंग टेस्ट में क्या इंक्लूड नहीं है। ऑप्शन में है अनकॉन्जुगेटेड एस्ट्रॉयल, अल्फा फीटोप्रोटीन, HCG एंड इनहिबिन बी। तो यहाँ पर क्या है जो इंक्लूडेड नहीं है, जो टेस्ट है यहाँ पर प्रेगनेंसी में कंडक्ट करवाए जाते हैं, तो यहाँ पर कौन सा टेस्ट है जो क्वाड्रिपल का मतलब होगा 4 स्क्रीनिंग टेस्ट और क्वाड्रिपल स्क्रीनिंग टेस्ट हैं उनमें इंक्लूड नहीं है। तो यहाँ पर आपका आंसर होगा वो होगा इनहिबिन बी। क्या होगा, इनहिबिन बी। जो क्वाड्रिपल मार्कर स्क्रीनिंग टेस्ट होता है इसमें अल्फा फीटोप्रोटीन, अनकॉन्जुगेटेड एस्ट्रॉयल, HCG एंड डायमेट्रिक इनहिबिन ए इंक्लूड होता है, ना कि इनहिबिन बी। इनहिबिन बी होता है जनरली जो इनफर्टिलिटी के लिए टेस्ट करवाया जाता है, इनहिबिन बी।
तो यहाँ पर ओवेरियन ट्यूमर के लिए भी ये कभी कभी यूज़ किया जाता है, इनहिबिन ए एंड इनहिबिन बी। लेकिन यहाँ पर क्वाड्रिपल स्क्रीनिंग टेस्ट या फिर क्वाड का मतलब होता है 4, तो यहाँ पर जो क्वाड्रिपल में 4 स्क्रीनिंग टेस्ट इंक्लूडेड हैं, इनमें अल्फा फीटोप्रोटीन, अनकॉन्जुगेटेड एस्ट्रॉयल, HCG ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन हार्मोन एंड डायमेरिक इनहिबिन ए इंक्लूड है। फिर आता है ट्रिपल मार्कर टेस्ट, डबल मार्कर टेस्ट, ट्रिपल मार्कर टेस्ट एंड क्वाड्रिपल मार्कर टेस्ट। तो ट्रिपल मार्कर टेस्ट में अल्फा फीटोप्रोटीन, HCG और एस्ट्रॉयल है जो यहाँ पर चेक किए जाते हैं। यदि हाई लेवल है अल्फा फीटोप्रोटीन का, दैट मीन्स क्या है, न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट है, एनेंसेफेली है। यदि लो है तो क्या है, बेबी के लिए ट्रायसोमी डेवलप हो सकता है 21, जिसको हम डाउन सिंड्रोम कहेंगे, या फिर एडवर्ड सिंड्रोम डेवलप हो सकता है। नेक्स्ट वन इज मेट्रोनिडाजोल इज कॉमनली यूज्ड टू ट्रीट। तो मेट्रोनिडाजोल किसको ट्रीट करने के लिए यूज़ की जाती है? टाइफॉइड, डिसेंट्री, कोलेरा या फिर डायरिया। जो मेट्रोनिडाजोल है, क्या है, मेट्रोनिडाजोल है जो किसके लिए यूज़ की जाती है? तो मेट्रोनिडाजोल यूज़ की जाती है डिसेंट्री को ट्रीट करने के लिए। जनरली ये मार्केट में किस नाम से मिलती है? फ्लैजाइल। किस नाम से मिलती है? फ्लैजाइल नाम से मिलती है, जो कि एक एंटीबायोटिक भी और एक एंटी प्रोटोजोल मेडिकेशन है। आपको याद रखना है कि मेट्रोनिडाजोल क्या है, एक एंटीबायोटिक की तरह भी काम करेगी और एंटी प्रोटोजोल की तरह भी काम करेगी। तो इसका जो यूज़ होता है मेट्रोनिडाजोल का अकॉर्डिंग टू ऑप्शन के, वो किस में होता है? होता है डिसेंट्री में। अब डायरिया और डिसेंट्री के बीच का एक जो डिफरेंस है, एग्जाम में यदि आपको आए तो बताना है कि जो डायरिया में फीकल का जो फीकल है, स्टूल है, किस टाइप का होगा? वॉल्यूमिनस होगा। लेकिन डिसेंट्री में स्कैंटी, स्टिकी होगा। ब्लड कभी भी डायरिया जब होता है पेशेंट को तो फीकल मटेरियल के साथ ब्लड नहीं आता, लेकिन डिसेंट्री में आता है। म्यूकस रहेगा और पस सेल्स भी रहेंगी और सीवियर स्ट्रेनिंग भी होगी ड्यूरिंग डेफिकेशन में डिसेंट्री में। लेकिन डायरिया में ये सब नहीं होगा। डायरिया में आपको याद रखना है कि ना तो ब्लड आता है, ना ही म्यूकस आएगा, और पस सेल्स भी बहुत ही कम होंगी और डेफिकेशन के टाइम पर ज़्यादा स्ट्रेन लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो यहाँ पर जो आपको बीच का डिफरेंस याद रखना है, क्योंकि एग्जाम में आता है कि कौन से साइन डायरिया को डिसेंट्री से डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो होगा ब्लड, म्यूकस दोनों हैं जो एब्सेंट रहते हैं फीकल मटेरियल में। नेक्स्ट वन इज विच ऑफ द फॉलोइंग पेरीनेटल इन्फेक्शन डिसीज इज द मोस्टली कंटेजियस। तो यहाँ पर सभी कंटेजियस डिसीज है, लेकिन यहाँ पर कहा है पेरीनेटल डिसीज। तो पेरीनेटल इन्फेक्शियस डिसीज कौन सी सबसे ज़्यादा कंटेजियस है? सिफिलिस, हेपेटाइटिस बी, HIV और हर्पीस सिम्प्लेक्स वायरस। तो यहाँ पर जो सबसे ज़्यादा कंटेजियस है वो है हर्पीस सिम्प्लेक्स वायरस। कौन सी है? हर्पीस सिम्प्लेक्स वायरस है जो सबसे ज़्यादा कंटेजियस है। पेरीनेटल इन्फेक्शन की बात हो रही है तब। तो HSV क्या है? हर्पीस सिम्प्लेक्स वायरस। ये बेबी को क्या हो सकता है? सबसे ज़्यादा है जो कॉमनली यहाँ पर पूछा है और सबसे ज़्यादा कंटेजियस है, तो क्या होगा? HSV वायरस। Herpes virus can also be spread to the baby if a mother has a blister caused by herpes on her breast। देखिए यहाँ पर आपको इसका रेशनल भी मिल जाएगा कि बच्चों में पेरीनेटल टाइम में बच्चों में है जो सबसे ज़्यादा रिस्क क्यों रहेगा? हर्पीस सिम्प्लेक्स वायरस का ही, क्योंकि यदि मदर के ब्रेस्ट में या फिर आसपास एक भी ब्लिस्टर है, बेबी ब्रेस्ट फीड करेगा, क्या होगा? अफेक्टेड ब्रेस्ट से यदि बेबी ने ब्रेस्ट फीड किया तो बेबी के लिए फर्स्ट 4 वीक आफ्टर बर्थ के भी इन्फेक्शन होने के चांसेस रहेंगे, तो वो भी पेरीनेटल इन्फेक्शन में ही कंसीडर किया जाएगा। तो यहाँ पर जो कॉमनली वो इजीली बच्चे को होगा, जो जिसको हम हाईली कंटेजियस कह रहे हैं, वो क्या होगा? हर्पीस सिम्प्लेक्स वायरस। नेक्स्ट वन इज विदिन व्हाट पीरियड ऑफ पोस्ट डिलीवरी शुड RH-D immunoglobulin be given to appropriate candidate to prevent anti-D isoimmunization। तो anti-D isoimmunization से प्रिवेंट हम बच्चे को कैसे कर सकते हैं? ऑप्शन में है यहाँ पर 12 घंटे में, 24 घंटे में, 72 घंटे में या फिर 80 घंटे में। तो RH आइसोइम्यूनाइजेशन बेबी को प्रिवेंट करने के लिए और मदर के लिए भी हमें कितने घंटे के अंदर है जो RH-D इम्यूनोग्लोबुलिन एडमिनिस्टर करनी है? तो कितने घंटे के अंदर करनी है RH-D इम्यूनोग्लोबुलिन मेडिसिन?
72 घंटों के कितने विदिन 72 घंटों के अंदर है जो हमें क्या करना है, प्रेग्नेंट लेडी के जो मदर है उसके लिए डिलीवरी के बाद, पोस्ट डिलीवरी के बाद विदिन 72 घंटों के अंदर RH-D इम्यूनोग्लोबुलिन एडमिनिस्टर करना है, डी आइसो इम्यूनाइजेशन, एंटी डी आइसो इम्यूनाइजेशन से प्रिवेंट करने के लिए। नेक्स्ट वन इज विच ऑफ द फॉलोइंग पेरीनेटल इन्फेक्शन डिसीज कैन बी प्रिवेंटेड बाय पोस्ट डिलीवरी पैसिव एक्टिव आइसो इम्यूनाइजेशन ऑफ द न्यूनेट्स। तो यहाँ पर कौन सा पेरीनेटल इन्फेक्शन है, क्वेश्चन ध्यान से देखिए। अभी हमने पढ़ा कि कौन सा कंटेजियस है पेरीनेटल पीरियड में, अब है यहाँ पर कौन सा पेरीनेटल इन्फेक्शन है जिसको हम पैसिव एक्टिव आइसो इम्यूनाइजेशन से न्यूनेट बेबी को प्रिवेंट कर सकते हैं। ऑप्शन में HSV, हर्पीस सिम्प्लेक्स वायरस, सिफिलिस, हेपेटाइटिस बी वायरस एंड साइटोमेगालो वायरस CMV। तो यहाँ पर जो पेरीनेटल इन्फेक्शन है, हम बेबी को पोस्ट डिलीवरी के बाद, बेबी को आफ्टर डिलीवरी के बाद पैसिव एक्टिव इम्यूनाइजेशन से बेबी को हम उस डिसीज से प्रिवेंट कर सकते हैं। तो वो क्या है, हेपेटाइटिस बी वायरस, क्योंकि आफ्टर डिलीवरी विदिन 24 आवर के अंदर क्या दे दिया जाता है, हेपेटाइटिस बी वैक्सीन है जो दे दी जाती है बच्चों में। तो यहाँ पर आपका आंसर भी क्या होगा, हेपेटाइटिस बी वैक्सीन, और हेपेटाइटिस बी वायरस से हम प्रिवेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट वन इज सीरम हेपेटाइटिस इज ऑल्सो नोन एज। तो सीरम हेपेटाइटिस किसको कहा जाता है, हेपेटाइटिस ए को, बी को, ई को, या फिर बैक्टीरियल हेपेटाइटिस को। तो हेपेटाइटिस, सीरम हेपेटाइटिस यहाँ पर कहा है तो वो क्या है, हेपेटाइटिस बी। क्या है, हेपेटाइटिस बी। अब यहाँ पर एग्जाम में आपको रूट जनरली पूछे जाते हैं और मोड ऑफ ट्रांसमिशन पूछा जाता है। तो आपको याद रखना है कि हेपेटाइटिस ए और हेपेटाइटिस सी ये दोनों फीको ओरल रूट से होते हैं। बाकी हेपेटाइटिस सी जिसको ब्लड ट्रांसफ्यूजनल हेपेटाइटिस भी हम कह सकते हैं, हेपेटाइटिस बी जो कि ओनली DNA वायरस है। यहाँ पर आपको याद रखना है, एग्जाम में आपको आता है हेपेटाइटिस की जो कैटेगरी के वायरस हैं इनमें से DNA वाला वायरस कौन सा है, तो हेपेटाइटिस बी। ब्लड बॉर्न सेक्सुअल वर्टिकल ट्रांसमिशन से हेपेटाइटिस बी हो सकता है। फिर आता है हेपेटाइटिस डी जो कि हेपेटाइटिस बी के साथ में होगा, को इन्फेक्शन जिसको हम कह सकते हैं। यहाँ पर याद रखना है कि जो हेपेटाइटिस ए, सी, डी और ई हैं ये कैसे हैं, RNA वायरस हैं। लेकिन जो हेपेटाइटिस बी है क्या है, DNA वायरस है। इंक्यूबेशन पीरियड सबसे ज़्यादा किसका होता है, तो सबसे ज़्यादा इंक्यूबेशन पीरियड होता है हेपेटाइटिस सी का। नेक्स्ट है यहाँ पर A neurological disorder in which the patient will have an expression of mask-like face and staring is known as। तो कौन सी डिसीज है जिसमें पेशेंट का, जो कि एक न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है, पेशेंट का फेस कैसा रहेगा, मास्क लाइक फेस होगा और स्टेयरिंग टाइप से देखेगा। ऑप्शन में माइस्थेनिया ग्रेविस, अल्जाइमर्स डिसीज, हंटिंगटन्स कोरिया एंड पार्किंसंस डिसीज। चारों डिसीज एग्जाम में आपको आती हैं, याद रखें आप। तो यहाँ पर आपका जो राइट आंसर है वो क्या होगा, माइस्थेनिया ग्रेविस होगा। मैंने यहाँ पर क्लिनिकल साइन, फेशियल एक्सप्रेशन कैसा है, मास्क लाइक फेस देखने को मिल रहा है। तो ये किस में देखने को मिलेगा, तो ये देखने को मिलेगा पार्किंसंस डिसीज में। किस में देखने को मिलेगा, पार्किंसंस डिसीज में। माइस्थेनिया ग्रेविस का मतलब होगा यहाँ पर न्यूरोमस्कुलर डिसीज है जिसमें मसल्स वीकनेस रहेगी। क्या रहेगी, मसल्स वीकनेस देखने को मिलेगी। यहाँ पर डेवलपमेंट ऑफ क्लॉट्स इन द वेन इज कॉल्ड एज। तो यदि वेन्स में क्या है, क्लॉट का डेवलपमेंट होता है, थक्के जमते हैं, तो वो क्या कहलाएगा, थ्रोम्बोसिस, एन्यूरिज्म, एथेरोस्क्लेरोसिस और इस्कीमिया। तो क्या कहलाएगा, यदि वेन्स में क्लॉट का फॉर्मेशन होगा तो वो कहलाता है थ्रोम्बोसिस। थ्रोम्बोसिस या फिर थ्रोम्ब का फॉर्मेशन कहलाना क्या कहलाएगा, यहाँ पर क्लॉट फॉर्मेशन के लिए हम यहाँ पर क्या टर्म यूज़ करेंगे, थ्रोम्बोसिस। तो यहाँ पर जो अदर टर्मिनोलॉजी एग्जाम में आती है, एन्यूरिज्म का मतलब होगा वीकेंड एरिया इन एन आर्टरी। जनरली एन्यूरिज्म में क्या होगा, जो वीक आर्टरी का एरिया है वो क्या हो जाएगा, दूसरी जगह वल्ज हो जाएगा। एथेरोस्क्लेरोसिस में क्या होगा, जो फैट है या फिर जो कोलेस्ट्रॉल है उसका बिल्डअप होगा किसमें, आर्टरीज में। इस्कीमिया का मतलब होगा टिश्यू डेथ। नेक्स्ट वन इज एबनॉर्मल प्रेगनेंसी इन विच द कॉन्सेप्सियस इम्प्लांट्स आउटसाइड द यूट्राइन कैविटी।
यहाँ पर बताना है कि प्रेगनेंसी की ऐसी एबनॉर्मल स्टेज जिसमें जो कॉन्सेप्टियस मटेरियल है, कॉन्सेप्शन का जो मटेरियल है वो यूट्राइन कैविटी के बाहर इम्प्लांट हो जाता है। फर्टिलाइजेशन कहीं पर भी हो लेकिन इम्प्लांटेशन यूट्रस में होता है, यूट्राइन वॉल में होगा। लेकिन जब ये यूट्राइन वॉल के यहाँ पर ना हो के कहीं और हो जाए तो हम इसको क्या कहेंगे? एक्टोपिक प्रेगनेंसी, मोलार प्रेगनेंसी, एंटीपार्टम हेमरेज और अबॉर्शन। क्या टर्मिनोलॉजी यूज़ की जाएगी? तो वो कहलाएगी एक्टोपिक प्रेगनेंसी। नॉर्मल प्रेगनेंसी में फर्टिलाइजेशन होगा फैलोपियन ट्यूब में, एग रिलीज करेगी ओवरी। ध्यान से देखिए, ओवरी एग रिलीज करेगी, फर्टिलाइजेशन होगा फैलोपियन ट्यूब में, इम्प्लांटेशन होगा यूट्रस में। लेकिन यदि क्या है, लेकिन यदि यही फर्टिलाइज्ड एग इम्प्लांट कहाँ पर हो जाए? फैलोपियन ट्यूब में ही हो जाए, ओवरी में हो जाए, सर्विक्स के यहाँ पर हो जाए, अदर देन यूट्रस के कहीं पर भी इम्प्लांट हो जाता है। और कॉमनली जो एक्टोपिक प्रेगनेंसी में इम्प्लांटेशन होता है वो होता है फैलोपियन ट्यूब में, इसीलिए इसको ट्यूबुलर प्रेगनेंसी भी कहा जाता है। नेक्स्ट वन इज फेलियर टू पास मेकोनियम विद इन फर्स्ट 36 आवर ऑफ लाइफ, एब्डोमिनल डिस्टेंशन, पुअर फीडिंग एंड एम्प्टी रेक्टम आर द फाइंडिंग्स ऑफ। तो यहाँ पर है क्वेश्चन, फेलियर टू पास मेकोनियम क्या है? फेलियर टू पास मेकोनियम विद इन फर्स्ट 36 आवर तक क्या है? फर्स्ट 36 आवर तक डिलीवरी होने के बाद से लेकर 36 घंटों तक यदि बेबी अपना फर्स्ट पासिंग स्टूल, जो फर्स्ट पासिंग स्टूल जिसको मेकोनियम कहते हैं, वो पास नहीं करेगा, एब्डोमिनल डिस्टेंशन है, पुअर फीडिंग है और रेक्टम कैसा है? एम्प्टी है, तो ये किसकी फाइंडिंग है? हिरस्प्रिंग्स डिसीज, अपेंडिसाइटिस, माल एब्जॉर्प्शन और पेरिटोनाइटिस। यहाँ पर ये सभी साइन किसके हैं? ये हैं हिरस्प्रिंग्स डिसीज के, जिसमें जो गैंग्लियोनिक सेल्स रहेंगी ये एब्सेंट रहेंगी। जनरली गैंग्लियोनिक सेल्स से रहती हैं, जिसको मेगा कॉलन डिसीज भी कहेंगे। तो गैंग्लियोनिक सेल्स एब्सेंट रहेंगी, जिसके कारण जो यहाँ पर रेक्टम है क्या रहेगा? यहाँ पर ब्लॉकेज रहेगा। तो यहाँ पर जब रेक्टम में कुछ आएगा ही नहीं तो क्या होगा? एब्डोमिनल डिस्टेंशन होगा, पुअर फीडिंग होगी, रेक्टम एम्प्टी होगा, बेबी अपना फर्स्ट पासिंग स्टूल है जो पास नहीं कर पाएगा। नेक्स्ट वन इज ऑनसेट ऑफ प्यूबर्टी बिफोर द एज ऑफ 8 ईयर इन गर्ल्स इज कॉल्ड। तो प्यूबर्टी यदि 8 साल से कम एज के पहले ही हो जाए गर्ल्स में तो इसको क्या कहेंगे? थैलार्ची, मिनार्ची, डिलेड प्यूबर्टी या फिर प्रीकॉशियस प्यूबर्टी। क्या हम टर्म यूज़ करेंगे यदि प्यूबर्टी बिफोर ऑनसेट हो जाए, 8 साल से भी कम एज में हो जाती है प्यूबर्टी, तो यहाँ पर हम उसके लिए क्या टर्म है जो यूज़ करेंगे? तो जो टर्मिनोलॉजी यूज़ होगी वो कौन सी होगी? वो होगी यहाँ पर प्रीकॉशियस प्यूबर्टी। तो 8 साल के पहले यदि प्यूबर्टी आ जाती है, पीरियड्स आना स्टार्ट हो जाते हैं अदर, और जो साइन है प्यूबर्टी के साइन दिखाई देने लगेंगे, उसको हम क्या कहेंगे? वो स्टेज कहलाएगी प्रीकॉशियस प्यूबर्टी। थैलार्ची का मतलब होता है डेवलपमेंट ऑफ ब्रेस्ट, ब्रेस्ट वर्ड्स का डेवलपमेंट होना। मिनार्ची का मतलब होगा फर्स्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड का आना। डिले प्यूबर्टी का मतलब होगा जब प्यूबर्टी अब 16 ईयर के बाद भी ना आए, तब इसके लिए हम क्या कहेंगे? 14 to 60 ईयर के बाद आती है तो उसको हम कहेंगे डिले प्यूबर्टी। नेक्स्ट वन इज व्हाट शुड बी द टेम्परेचर ऑफ वाटर यूज्ड फॉर कोल्ड स्पंजिंग। तो कोल्ड स्पंजिंग के लिए जो वाटर यूज़ करेंगे वो कैसा होना चाहिए? 98 डिग्री फ़ारेनहीट, 105 डिग्री फ़ारेनहीट, 70 डिग्री फ़ारेनहीट और 0 डिग्री फ़ारेनहीट। दैट मीन्स वाटर का टेम्परेचर कितना होना चाहिए जो वाटर हम कोल्ड स्पंजिंग के लिए यूज़ करेंगे? तो वाटर का टेम्परेचर होना चाहिए 70 डिग्री फ़ारेनहीट। नेक्स्ट वन इज विच अमंग दी फॉलोइंग इज नोन एज बैकबोन ऑफ कम्युनिटी हेल्थ। तो बैकबोन ऑफ कम्युनिटी हेल्थ इनमें से क्या कहलाएगा? ऑप्शन में इकोनॉमी, फैमिली, होम विजिट और इंडिविजुअल। तो यहाँ पर जो टर्म यूज़ किया जाएगा बैकबोन ऑफ कम्युनिटी के लिए वो क्या होगा? वो होगा यहाँ पर होम विजिट। क्या होगा? होम विजिट। नेक्स्ट वन इज फीवर, एब्डोमिनल टेंडरनेस, स्लो पल्स रेट, डेलीरियम एंड रोज कलर्ड रैसेस इंडिकेट द डिसीज। तो यहाँ पर क्वेश्चन देखिए कि फीवर है, एब्डोमिनल टेंडरनेस है एंड एब्डोमिनल टेंडरनेस के साथ साथ यहाँ पर जो रोज कलर के रैसेस दिखाई दे रहे हैं। कैसे हैं? रोज कलर के रैसेस हैं बॉडी पर, वो क्या कौन सी डिसीज के साइन है? स्मॉल पॉक्स, मीजल्स, टिटनस या फिर चिकन पॉक्स। अब एग्जाम में आपको एक क्वेश्चन आता है कि रोज कलर स्पॉट्स किस डिसीज में देखने को मिलते हैं।
तो रोज कलर जो स्पॉट देखने को मिलते हैं मीजल्स में, इसमें मीजल्स और रूबियोला में। यहाँ पर चिकन पॉक्स और मीजल्स के जो साइन है थोड़े बहुत मैच करते हुए हैं, लेकिन जो रोज कलर के स्पॉट्स हैं, कॉप्लेक स्पॉट्स हैं, किसमें देखने को मिलते हैं? मीजल्स में। चिकन पॉक्स में है जो सबसे पहले जो रैसेस आएंगे, कहाँ पर फॉर्मेशन होगा चेस्ट पर, फिर देन आफ्टर पूरी बॉडी पर। इनका मेन साइन यही है, कॉप्लेक स्पॉट्स मेन साइन है मीजल्स का, और रोज स्पॉट्स किसमें देखने को मिलेंगे? मीजल्स में। नेक्स्ट है यहाँ पर जो ऑप्शन में था टिटनेस, तो टिटनेस का पॉजिटिव एजेंट है क्लोरेस्ट्रिडियम टिटेनी। इंक्यूबेशन पीरियड है एवरेज 10 डेज, जो कि जनरली 3 से 21 दिन का होता है, और ट्रांसमिशन होता है इसका टिटनेस का किसके थ्रू? डायरेक्ट मिट्टी से, सॉइल से। जो क्लोरेस्ट्रिडियम टिटेनी है, इनका ट्रांसमिशन जनरली कैसे होता है? मिट्टी से या फिर एनिमल एक्सक्रीटा से। नेक्स्ट वन इज अस्थमा कैन बी प्रिवेंटेड बाय, तो हम अस्थमा को कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं? प्रिवेंटिंग एक्सपोजर टू एलर्जन से, टेक द वैक्सीन अगेंस्ट अस्थमा, टेकिंग मेडिसिन रेगुलरली और नन ऑफ दी अबव। तो अस्थमा को हम प्रिवेंट कर सकते हैं मेनली यहाँ पर एलर्जन से, क्योंकि अस्थमा किससे होता है? जनरली एलर्जन से हो सकता है, पॉलन से हो सकता है, डस्ट से हो सकता है। तो यहाँ पर जो ब्रोंकाई है, इसमें क्या होगा? स्पाज्म देखने को मिलेगा। क्या होगा? स्पाज्म होगा, सिकुड़ेगी, तो सांस लेने में दिक्कत होगी। बीजिंग साउंड मेन साइन है इनका। अब यहाँ पर बात की जाती है कि प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं हम? तो एलर्जन से, जिस चीज़ से प्रॉब्लम हो रही है उससे दूर रहिए, तो आपको वो प्रॉब्लम अपने आप नहीं होगी। नेक्स्ट वन इज इन अ क्राइंग बेबी व्हेन शुड द कॉर्ड बी क्लेम्ड नॉर्मली। तो यदि बेबी क्या कर रहा है? अच्छा कहते हैं जो हेल्दी बेबी की पहचान है वो क्या है? डिलीवर होने के तुरंत बाद रोना स्टार्ट कर देते हैं। तो यदि बेबी क्राई कर रहा है तो कॉर्ड को हम कितने टाइम में क्लैम्प करेंगे? 10 मिनट ऑफ डिलीवरी, 10 मिनट्स ऑफ डिलीवरी, इमीडिएटली आफ्टर डिलीवरी, और वंस द कॉर्ड पल्सेशन स्टॉप्स, और डिलीवरी ऑफ प्लेसेंटा। तो क्राइंग बेबी, बेबी अच्छे से यदि क्राई कर रहा है तो क्लैम्प को हमें कब क्लैम्प कब करनी है? कॉर्ड हमें जब पल्सेशन स्टॉप हो जाए तब। वंस द कॉर्ड पल्सेशन स्टॉप, देन आफ्टर वी कैन क्लैम्प द कॉर्ड। नेक्स्ट वन इज ऑप्थेल्मिक न्यूनेट्रम इज कॉज्ड बाय। ऑप्थेल्मिक न्यूनेट्रम को हम ऑप्थेल्मिक न्यूनेट्रम का कॉज क्या है? निसीरिया गोनेरिया, साइटोमेगालो वायरस, हर्पीज वायरस और ह्यूमन पेपिलोमा वायरस। तो यहाँ पर ऑप्थेल्मिक न्यूनेट्रम का जो पॉजिटिव एजेंट है वो क्या है? निसीरिया गोनोरिया। क्या है? निसीरिया गोनोरिया। ऑप्थेल्मिक न्यूनेट्रम को हम कह सकते हैं कंजक्टिवाइटिस ऑफ द न्यूबॉर्न। एग्जाम में आ सकता है ऑप्थेल्मिक न्यूनेट्रम का मतलब क्या है? कंजक्टिवाइटिस ऑफ द न्यूबॉर्न, जो कि आई इन्फेक्शन है, विदिन 30 डेज में डिलीवरी से लेके फर्स्ट 30 डेज में डेवलप हो सकता है। बर्थ कैनाल के थ्रू हो सकता है बच्चों को, जो कि एक सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज है गोनोरिया। निसीरिया गोनोरिया ही इसका मोस्ट कॉमन कॉज माना जाता है ऑप्थेल्मिया न्यूनेट्रम के लिए। तो यहाँ पर बर्थ कैनाल से बेबी यदि वेजाइनल डिलीवरी के थ्रू हो रहा है तो ज़्यादा चांसेस रहेंगे निसीरिया गोनोरिया जो एजेंट है इसके थ्रू बेबी को ऑप्थेल्मिक न्यूनेट्रम डेवलप होने के। नेक्स्ट वन इज क्लिनिकल साइन सीन इन टिटनस इज। क्लिनिकल साइन क्या है इसमें से? टिटनस का कॉप्लेक स्पॉट्स, स्यूडोमेम्ब्रेन, ओपिस्थोटोनस और हाइड्रोफोबिया। तो हाइड्रोफोबिया तो रेबीज का क्लिनिकल साइन है, कॉप्लेक स्पॉट्स मीजल्स का साइन है। अब यहाँ पर बचते हैं दो, स्यूडोमेम्ब्रेन और ओपिस्थोटोनस। तो टिटनस में जनरली क्या अफेक्ट होगा? बोन्स अफेक्ट होंगी, मसल्स अफेक्ट होंगी। तो यहाँ पर टिटनस का जो क्लासिकल साइन है वो क्या है? वो ओपिस्थोटोनस। ओपिस्थोटोनस इज द सीवियर हाइपर एक्सटेंशन एंड स्पास्टिसिटी in which an individual's head, neck and spinal column enter into complete bridging और arching position। एग्जाम में आपको यदि इमेज दिखाई दे कि ये किसके कारण हुई है तो ये हुए टिटेनी के कारण। किसके कारण? टिटेनी के कारण, कैल्शियम की कमी के कारण। तो अब यहाँ पर यदि इस तरीके से आर्च बन जाती है टिटेनी के कारण तो इसके लिए क्या टर्म हम यूज़ करेंगे? ओपिस्थोटोनस, जिसमें सीवियर हाइपर एक्सटेंशन हुआ है बॉडी का, साथ ही साथ बहुत ज़्यादा स्पाज्म देखने को मिला है, जिसमें पर्सन का हेड, नेक और पूरी स्पाइनल कॉर्ड ने एक आर्च बना लिया है। क्या बना लिया है? आर्च बना लिया है, ब्रिज जैसे बना लिया है कि यहाँ से देखिए सीधा यहाँ तक
जो यहाँ पर टोए है, टोए से सीधा हेड तक पूरा एक बीच में जो ब्रिज जैसे दिख रहा है क्या है, ओपिस्थोटोनस। नेक्स्ट वन इज प्रेजेंस व्हाट लेवल ऑफ यूरिन एल्ब्यूमिन टुगेदर विथ हाई ब्लड प्रेशर इज सफिशिएंट टू कैटेगराइज हर एज हैविंग प्री एक्लेम्सिया। तो यूरिन एल्ब्यूमिन का लेवल कितना होगा ये हम फाइंड आउट कर सकते हैं कि जो लेडी है उसके लिए क्या है, प्री एक्लेम्सिया है, क्योंकि प्रोटीन यूरिया देखने को मिलता है जो प्री एक्लेम्सिया के पेशेंट होते हैं। तो एल्ब्यूमिन ही चेक किया जाएगा। तो यूरिन एल्ब्यूमिन का जो लेवल है हाई ब्लड प्रेशर के केस में लेडी को प्री एक्लेम्सिया है, तो कैसे आप कैटेगराइज कर पाएंगे, +3, +4, +5 या फिर +2। तो कितना प्रेजेंस है जो यूरिन एल्ब्यूमिन माना जाएगा कि लेडी को प्री एक्लेम्सिया, तो होगा +2। नेक्स्ट वन इज ड्रग यूज्ड टू ट्रीटमेंट ऑफ जॉइंटिस इन न्यूबॉर्न। तो यदि न्यूबॉर्न बेबी में बिलिरुबिन लेवल का लेवल ज़्यादा बढ़ जाता है तो उसको ट्रीट करने के लिए कौन सी मेडिसिन यूज़ की जाएगी, फिनोबार्बिटॉन, डायजेपाम, बीटामेथासोन और कैल्शियम ग्लूकानेट। को ट्रीट करने के लिए जो मेडिसिन यूज़ की जाएगी वो होगी फिनोबार्बिटॉन। एग्जाम में क्वेश्चन आता है ड्रग ऑफ चॉइस जॉइंटिस को ट्रीट करने के लिए, तो क्या है, फिनोबार्बिटॉन। फिनोबार्बिटॉन क्या करेगी, इट एक्ट्स ऑन द लिवर एंड इंड्यूस ग्लूकोकोरिनल ट्रांसफरेज, जो कि एक एंजाइम है, और ये क्या करेगा, बिलिरुबिन को क्या करेगा, बिलिरुबिन को चेंज करेगा ऐसे फॉर्म में जो कि वायल के थ्रू बॉडी से रिमूव हो जाए। क्या करेगा, बिलिरुबिन का लेवल जो बढ़ा हुआ है उसको चेंज करने का काम करेगा ये एंजाइम, ग्लूकोकोरिनल ट्रांसफरेज एंजाइम, जो कि बाइल के थ्रू बॉडी से रिमूव हो जाए। यदि ड्रग ऑफ चॉइस पूछे तो वो क्या है, फिनोबार्बिटॉन। नेक्स्ट वन इज ड्यूरिंग इंट्यूबेशन एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ सक्सिनाइल कोलिन कॉज ब्रेडिकार्डिया, विच ऑफ द फॉलोइंग एजेंट यूज टू ट्रीट दिस आउटकम इफेक्ट। तो यहाँ पर सक्सिनाइल कोलिन दी जा रही है किसके लिए, इंट्यूबेशन के लिए। तो ब्रेडिकार्डिया डेवलप होता है यदि, तो ब्रेडिकार्डिया डेवलप होने के लिए कौन सी मेडिसिन है जिससे हम ब्रेडिकार्डिया को यहाँ पर ट्रीट कर पाएंगे। ऑप्शन में कैल्शियम ग्लूकानेट, एड्रेनालिन, लिडोकेन और एट्रोपिन। जो मेडिसिन यूज़ की जाएगी ब्रेडिकार्डिया के इफेक्ट को कम करने के लिए, ट्रीट करने के लिए, वो होगी एट्रोपिन। नेक्स्ट एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, RH नेगेटिव मदर डिलीवर्ड अ बेबी विच अमंग द फॉलोइंग टेस्ट इज मोर लाइकली टू द ऑर्डर्ड फॉर द बेबी। क्वेश्चन ध्यान से देखिए कि मदर RH नेगेटिव है, क्या है, मदर RH नेगेटिव है, RH नेगेटिव मदर है, तो बेबी को डिलीवर किया है मदर ने, तो बेबी के लिए कौन सा टेस्ट किया जाएगा। यदि मदर पूछें तो अलग है और बेबी पूछें तो अलग है, तो बेबी के लिए पूछा है कौन सा टेस्ट किया जाएगा, ब्लड कल्चर, डायरेक्ट कॉम टेस्ट, इनडायरेक्ट कॉम टेस्ट और एक्सरे। तो यदि RH नेगेटिव मदर है, बेबी को डिलीवर किया है, तो जो टेस्ट बेबी के लिए करवाएंगे वो होगा डायरेक्ट कॉम टेस्ट। कौन सा होगा, डायरेक्ट कॉम टेस्ट। यदि यहाँ पर इनडायरेक्ट कॉम टेस्ट कहते तो मदर के लिए परफॉर्म किया जाता, किसके लिए, मदर के लिए किया जाता। लेकिन यदि डायरेक्ट कॉम टेस्ट की बात हो रही है यहाँ पर, एंटी ह्यूमन ग्लोबुलिन टेस्ट इसको हम कहते हैं, कॉम टेस्ट, तो वो किसके लिए है, बेबी के लिए। नेक्स्ट वन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज द टिपिकल मेन सिम्टम ऑफ माल रोटेशन। तो माल रोटेशन का एक टिपिकल सिम्टम कौन सा है, एब्डोमिनल पेन, एब्डोमिनल डिस्टेंशन, ब्लडी स्टूल और विलियस वॉमिटिंग। तो माल रोटेशन का मतलब है जिस जगह जो बॉडी का पार्ट होना चाहिए, इंटेस्टाइन्स होनी चाहिए, वो उस जगह ना होकर कहीं और होंगी, तो पूरी बॉडी के फंक्शन ही डिस्टर्ब होंगे। जो टिपिकल सिम्टम होगा वो होगा विलियस वॉमिटिंग। कैसी होगी, विलियस वॉमिटिंग। ये देखिए माल रोटेशन में जो नॉर्मल पिक्चर यहाँ पर फर्स्ट पिक्चर दिखा रही है इंटेस्टाइन की प्रॉपर पोजीशन, लेकिन जो सेकंड पिक्चर है माल रोटेशन को रिप्रेजेंट कर रही है। माल रोटेशन एक बर्थ डिफेक्ट है जिसमें आपकी इंटेस्टाइन जो कि प्रॉपरली और कम्प्लीटली रोटेट नहीं हो पाती हैं अपनी नॉर्मल पोजीशन में। और कब होगा, डेवलपमेंटल लाइफ में, ऐसा नहीं कि बाद में होगा। तो यहाँ पर जनरली और ये अर्ली प्रेगनेंसी में, अराउंड 10th वीक ऑफ प्रेगनेंसी में जब डेवलपमेंट होता है इंटेस्टाइन का, उसी टाइम पर ये डेवलप हो जाती हैं। तो यहाँ पर माल रोटेशन का जो फर्स्ट और मेन साइन है वो क्या है, विलियस वॉमिटिंग। नेक्स्ट वन इज, और यदि इमेज आपको इस तरीके से दी जाए कि ये क्या है, तो यह है माल रोटेशन। नेक्स्ट वन इज
हु आर द बेनिफिशियर्स ऑफ मुख्यमंत्री श्रमिक सेवा प्रसूति सहायता योजना। तो मुख्यमंत्री श्रमिक सेवा प्रसूति सहायता योजना के बेनिफिशियर दैट मीन्स लाभार्थी कौन है? वुमेन विथ मेंटल इशू, मेनोपॉजल वुमेन, प्रेग्नेंट वुमेन अबव द एज ऑफ 18 ईयर्स, वुमेन विद द इनएबिलिटी टू बियर अ चिल्ड्रन। तो मुख्यमंत्री श्रमिक सेवा प्रसूति सहायता योजना, प्रसूति का मतलब होता है प्रेगनेंसी, क्या होगा? प्रेगनेंसी। तो प्रसूति सहायता योजना, मुख्यमंत्री श्रमिक सेवा प्रसूति सहायता योजना की जो लाभार्थी हैं ऐसी प्रेग्नेंट वुमेन जिनकी एज 18 साल से ज़्यादा हो। तो यहाँ पर जो 2022 के तहत जो यहाँ पर मध्य प्रदेश की योजना है एक्चुअल में, यहाँ पर प्रेग्नेंट वुमेन जिनकी एज 18 साल से ज़्यादा हो उनके लिए ये जो योजना लाई गई थी प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना, प्रधानमंत्री प्रसूति सहायता योजना। तो यहाँ पर प्रथम और द्वितीय किस्त के रूप में 3-3 हज़ार रुपये है जो दिए जाते हैं, टोटल 3 हज़ार रुपये दिए जाते हैं। तो यहाँ पर प्रथम और द्वितीय किस्त के रूप में 3 हज़ार रुपये का भुगतान किया जाएगा और जो शेष बचे हुए 1 हज़ार रुपये रहेंगे जो श्रमिक सेवा प्रसूति सहायता योजना के तहत वुमेन को दिए जाएंगे। नेक्स्ट वन इज प्राइमरी कॉम्प्लेक्स इन अ चेस्ट एक्सरे इज द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ। प्राइमरी कॉम्प्लेक्स और गॉन फोकाई दोनों एक ही टर्म है, किसमें देखने को मिलेंगे? चेस्ट एक्सरे करवाएंगे तो निमोनिया में, एम्पायमा में, ब्रोंकियोलाइटिस में या फिर ट्यूबरक्लोसिस में। तो प्राइमरी कॉम्प्लेक्स और गॉन्स फोकाई किस में देखने को मिलते हैं? ये देखने को मिलते हैं ट्यूबरक्लोसिस के पेशेंट का जब चेस्ट एक्सरे किया जाता है तो ग्रेन्युलोमा टाइप से, कॉम्प्लेक्स टाइप से दिखाई देगा। तो इसके लिए क्या कहा गया? गॉन्स फोकाई और प्राइमरी कॉम्प्लेक्स टिपिकली इन द मिडिल और लोअर जोन्स ऑफ द लंग्स। जो लोअर जोन्स रहेगा लंग्स का या फिर मिडिल लंग्स में यहाँ पर ये देखने को मिलेंगे। और ये जनरली या तो प्लूरल इफ्यूजन के कारण भी हो सकते हैं या फिर तो इनका मेन रीजन होगा, मेन किस डिसीज में देखने को मिलेंगे। तो आपको एग्जाम में या तो गॉन्स फोकाई देखने को मिलेगा और प्राइमरी कॉम्प्लेक्स। नेक्स्ट वन इज सीरोलॉजिकल एंड विच टेस्ट कॉमनली आर यूज्ड इन डायग्नोसिस ऑफ रेबीज। तो रेबीज है जो टेस्ट है यहाँ पर कौन से टेस्ट से है जो प्रॉपर तरीके से हम फाइंड आउट कर सकते हैं, डायग्नोस कर सकते हैं? सीरोलॉजिकल और कौन सा टेस्ट किया जाएगा? हेमेटोक्रेट, इन्यूलिन क्लियरेंस, ऑस्कल्टेशन और मॉलिकुलर टेस्ट। ये क्वेश्चन MPNHM में आया था। तो सीरोलॉजिकल और जो यहाँ पर मॉलिकुलर टेस्ट है दोनों रेबीज को डायग्नोस करने में किए जाते हैं। डायरेक्ट फ्लोरेसेंट एंटीबॉडी टेस्ट भी हम जिसको कह सकते हैं कि रेबीज वायरस के जो एंटीजन है आपके ब्रेन टिश्यू में प्रेजेंट तो नहीं है, उसके लिए टेस्ट किए जाते हैं। नेक्स्ट वन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ नेशनल हेल्थ प्रोग्राम। तो इनमें से नेशनल हेल्थ प्रोग्राम कौन से नहीं हैं? नेशनल प्रोग्राम फॉर कंट्रोल ऑफ ब्लाइंडनेस एंड विजुअल इम्पेयरमेंट, नेशनल टोबैको कंट्रोल प्रोग्राम, नेशनल ओरल हेल्थ प्रोग्राम, नेशनल प्रोग्राम फॉर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ डीफनेस। तो यहाँ पर आपका आंसर होगा जो यहाँ पर अब ऑप्शन A, B, C, D दिए हैं कि A बस है कि B है या नहीं है। तो यहाँ पर क्वेश्चन है नॉट अ नेशनल हेल्थ प्रोग्राम। तो यहाँ पर आपका आंसर होगा नन ऑफ दी अबव, क्योंकि ये सभी क्या है? नेशनल हेल्थ प्रोग्राम है। यहाँ पर जो नेशनल प्रोग्राम फॉर कंट्रोल ऑफ ब्लाइंडनेस एंड विजुअल इम्पेयरमेंट है तो ये 1975 में लॉन्च किया गया था। फिर दूसरा है नेशनल प्रोग्राम फॉर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ डीफनेस। तो 2006 से 2007 में एज अ पायलट प्रोजेक्ट के तहत इसको लाया गया था। फिर आता है नेशनल टोबैको कंट्रोल प्रोग्राम जो कि 2007 टू 2008 के बीच में जो 11th 5 ईयर प्लान था, 11वीं पंचवर्षीय योजना थी, उसके तहत लाया गया था। और हम हर साल नेशनल टोबैको डे कब मनाते हैं? 31 मई को। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन 2014 to ensure immunization for children up to 2 years of age and the pregnant women। तो यहाँ पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 2014 में एक प्रोग्राम लाया था। तो यहाँ पर उस प्रोग्राम का नाम क्या है? जो कि 2014 को लॉन्च की गई थी एंड यहाँ पर जो कि 2 साल के बच्चों प्रेग्नेंट लेडीज तक के लिए थी। तो वो कौन सी थी? मिशन इंद्रधनुष। क्या थी? मिशन इंद्रधनुष, जो कि 25 दिसंबर 2014 को लॉन्च की गई थी। देन आफ्टर यहाँ पर इंटेंसिफाइड मिशन इंद्रधनुष प्रोग्राम भी आया था 8 अक्टूबर 2017 को। इसके लिए मोदी जी ने लॉन्च किया था। फिर 2.0 आया था जो कि JP नड्डा ने यहाँ पर इसको लॉन्च किया था।
जो 2.0 था और मिशन इंद्रधनुष प्रोग्राम के यदि यहाँ पर आपको सभी के गोल्स पूछे जाते हैं तो ये 2030 तक के लिए जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल अचीव करना है हमें प्रिवेंटेबल डिसीज़ को लेके, चाइल्ड डेथ को लेके, तो वो यहाँ पर किसके तहत है, मिशन इंद्रधनुष। मेन आपको मिशन इंद्रधनुष कब लॉन्च हुआ तो यहाँ पर लॉन्चिंग डेट याद रखना है 25 दिसंबर 2014। 2 साल तक की एज ग्रुप के बच्चे और प्रेग्नेंट वुमेन यहाँ पर कवर किए गए हैं। फिर इंटेंसिफाइड मिशन इंद्रधनुष प्रोग्राम आया, इसी को है जो मॉडिफाई करके लाया गया तो 8 अक्टूबर 2017 को। फिर यहाँ पर 2.0 डॉक्टर हर्षवर्धन ने इंट्रोड्यूस किया था मिशन इंद्रधनुष प्रोग्राम का 2.0। तो यहाँ पर भी कवरेज क्या रखी गई थी, जो 2 साल तक के बच्चे और प्रेग्नेंट वुमेन। अब यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, द वैक्सीनेशन वॉज फर्स्ट परफॉर्म्ड बाय, तो वैक्सीनेशन है जो पहली बार कब परफॉर्म किया गया, लुईस पास्चर के थ्रू, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, मैडम क्यूरी और एडवर्ड जेनर। तो फर्स्ट जो वैक्सीनेशन है, फर्स्ट टाइम वैक्सीनेशन कब किसके थ्रू करवाया गया, एडवर्ड जेनर। किसके थ्रू, एडवर्ड जेनर। फर्स्ट वैक्सीन की खोज भी किसने की थी, एडवर्ड जेनर ने, जो कि स्मॉल पॉक्स के लिए 1798 में बनी थी। एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि पहली वैक्सीन कौन सी, वो थी स्मॉल पॉक्स और खोज किसने की थी, एडवर्ड जेनर ने। ओरल पोलियो वैक्सीन की डिस्कवरी किसने की थी, डॉक्टर अल्बर्ट सेविन ने। नेक्स्ट वन इज इन मिशन इंद्रधनुष ऑल वैक्सीन आर कवर्ड एक्सेप्ट, मिशन इंद्रधनुष में सभी वैक्सीन कवर्ड हैं किसी एक को छोड़कर, डिप्थीरिया, बूफिंग कफ, टीबी एंड पीसीवी दैट मीन्स न्यूमोकोकल वैक्सीन। तो यहाँ पर मिशन इंद्रधनुष में पहले जो इंक्लूडेड वैक्सीन थी वो थी यहाँ पर जो कि इम्यूनाइजेशन, नेशनल इम्यूनाइजेशन शेड्यूल में इंक्लूडेड है, लेकिन जो नहीं इंक्लूडेड है वो कौन सी थी, पीसीवी न्यूमोकोकल वैक्सीन। अब हम यहाँ पर बात करते हैं मिशन इंद्रधनुष का जो एम था कि 2 साल के एज ग्रुप के बच्चे, प्रेग्नेंट वुमेन। तो यहाँ पर पहले थी जो 7 प्रिवेंटेबल डिसीज़ हैं वैक्सीन से प्रिवेंट करने वाली। मिशन इंद्रधनुष में रेनबो में टोटल 7 कलर होते हैं इंद्रधनुष में, तो वही यहाँ पर 7 डिसीज़ रखी गई थी, डिप्थीरिया, बूफिंग कफ, टिटनस दैट मीन्स डीपीटी, पोलियोमाइलाइटिस, टीबी, मीजल्स, मेनिंजाइटिस एंड हेपेटाइटिस बी। फिर यहाँ पर 4 वैक्सीन को और ऐड किया गया, पहले 7 थी जो टोटल पहले 7 रखी गई थी जो मिशन इंद्रधनुष प्रोग्राम बस था। फिर जैसे जैसे प्रोग्राम मॉडिफाई होते गया वैसे वैसे यहाँ पर वैक्सीन्स को भी ऐड किया गया। तो 7 के बाद यहाँ पर जो 4 वैक्सीन और ऐड की गई वो थी रोटा वायरस फॉर प्रिवेंशन ऑफ डायरिया, मीजल्स एंड रोबेला एंड जैपनीज इंसेफ्लाइटिस एंड आईपीवी यहाँ पर ऐड की गई। तो आफ्टर दैट 4 वैक्सीन और ऐड की गई। तो यहाँ पर टोटल जो अब यदि पूछते हैं तो पहले तो 7 थी, बट लेकिन नाउअडेज जब चेंज हुए मिशन इंद्रधनुष प्रोग्राम में तो टोटल 11 वैक्सीन है जो यहाँ पर इंक्लूडेड हैं। नेक्स्ट इज द वैक्सीन्स एट प्राइमरी हेल्थ सेंटर लेवल आर स्टोर्ड इन, तो पीएचसी लेवल पर वैक्सीन किस में स्टोर की जाती हैं, आइसलैंड रेफ्रिजरेटर में जिसको हम आईएलआर भी कहते हैं, डीप फ्रीजर, वॉक इन कोल्ड रूम और कोल्ड बॉक्सेस। तो जो प्राइमरी हेल्थ सेंटर होते हैं, प्राइमरी हेल्थ सेंटर लेवल पर वैक्सीन को स्टोर किया जाता है आइसलैंड रेफ्रिजरेटर में। अब यहाँ पर आप स्क्रीनशॉट इसका ले सकते हैं जो स्क्रीन पे आपको दिख रहा है, क्योंकि एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। और जो सेकंड चैनल है उस पर भी मैं आपको एक छोटे से टॉपिक के तौर पर ये चीज़ बेटर तरीके से एक्सप्लेन कर दूँगी। बट फिर भी जो पीएचसी लेवल यदि एग्ज़ाम में आता है कि पीएचसी लेवल में वैक्सीन किस में स्टोर की जाती है, तो आइसलैंड रेफ्रिजरेटर में। टेम्परेचर होता है इसका 2 से 8 डिग्री सेल्सियस। दूसरा आता है डीप फ्रीजर, तो डीप फ्रीजर का टेम्परेचर होता है -15 to 25 डिग्री सेल्सियस, जिसमें ओरल पोलियो वैक्सीन जिसका टेम्परेचर यहाँ पर है कितना, -20 डिग्री सेल्सियस पर स्टोर की जाती है। और डिस्ट्रिक्ट लेवल पर डीप फ्रीजर यूज़ किए जाते हैं। यदि WIC पूछें, क्या है WIC पूछें, तो इसमें 2 से 8 डिग्री सेल्सियस पर जो गवर्नमेंट की मेडिकल शॉप होती हैं वहाँ यूज़ किया जाता है। कोल्ड वैक्स और वैक्सीन कैरियर जनरली सब सेंटर है, यदि वैक्सीन को ट्रांसपोर्ट करना है सब सेंटर है वहाँ पर यूज़ किए जाते हैं। एक क्वेश्चन आपके लिए, इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में देंगे। क्वेश्चन है द लास्ट केस ऑफ स्मॉल पॉक्स वाज रिपोर्टेड इन द वर्ल्ड इन, तो पूरे विश्व में स्मॉल पॉक्स का लास्ट केस कहाँ डिटेक्ट हुआ था, सॉरी कब डिटेक्ट हुआ था, 1977 में, 1978 में, 1979 में और 1982 में। तो मैं यहाँ पर आपको हिंट कर दूँ कि इंडिया में तो लास्ट केस रिपोर्ट हुआ था स्मॉल पॉक्स का 1975 में। अब जो लास्ट केस है यहाँ पर वो हुआ था सोमालिया में। अब आपको
ईयर बताना है कि सोमालिया में लास्ट केस स्मॉल पॉक्स का पूरे विश्व में से सोमालिया देश में जो डिटेक्ट हुआ था तो वो कब हुआ था, इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में देना। नेक्स्ट क्लास होगी उसमें इसका आंसर आपको दिया जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग अस। बाय बाय, हैव अ गुड